नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा शुरू हो रही है। 4 दिन में 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। पीएम 4 दिनों में जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे। तो जॉर्डन के शासक, इथियोपिया के पीएम और ओमान के सुल्तान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा 15 से 18 दिसंबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। इस यात्रा से व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दौरे की शुरुआत जॉर्डन से होगी और पीएम मोदी आज जॉर्डन की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो जॉर्डन के किंग बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। और पीएम मोदी जॉर्डन के पेट्रा यूनेस्को हेरिटेज साइट भी जाएंगे। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर पीएम मोदी 15 से 16 दिसंबर को अमान पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा आज से शुरू हो गई है। 4 दिन में 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से प्रधानमंत्री की ये विदेश यात्रा की शुरुआत हो रही है। बता दें कि 4 दिन में 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। और रणनीतिक तौर पर इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। तो 15 से 18 दिसंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर रहने वाले हैं। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 4 दिन में 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काफ़ी सकारात्मक पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। रणनीतिक तौर पर इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अपनी विदेश यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। 4 दिन में 3 देशों का वो दौरा करेंगे। 15 से 18 दिसंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहने वाला है। तो आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा शुरू हो रही है। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान की यात्रा पर प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है और सरकार एटॉमिक एनर्जी बिल आज सदन में पेश करेगी। तो निजी कंपनियों को परमाणु क्षेत्र में काम करने का इससे मौका मिलने वाला है। तो शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। दोनों सदनों में लंबित विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। संसद का ये सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और सरकार आज एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पेश करेगी। ये बिल देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को काम करने का मौका देगा। वहीं कॉरपोरेट बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे जरूरी बिलों पर भी चर्चा हो सकती है। उधर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से आज भी हंगामे के आसार हैं। इससे दोनों सदनों में बहस और टकराव देखने को मिल सकता है। आज का दिन संसद के लिए अहम है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी बिल न केवल ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का रास्ता खोलेगा, बल्कि ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रगति के लिए भी एक बड़ा कदम होगा। इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। तो सदन का 11वां दिन आज है। निजी कंपनियों को परमाणु क्षेत्र में काम करने का मौका आज एटॉमिक एनर्जी बिल जो पेश होने वाला है सदन में उससे मिलने वाला है। सरकार ये एटॉमिक एनर्जी बिल आज पेश करेगी। तो निजी कंपनियों को परमाणु क्षेत्र में काम करने का इससे मौका मिल जाएगा। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ और ज़्यादा चर्चा के लिए अविनाश सिंह जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, सभी को जय श्री राम। अविनाश जी, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। सरकार आज एटॉमिक एनर्जी बिल पेश करने वाली है। कितना महत्वपूर्ण इस बिल को समझते हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण बिल है क्योंकि हम सबको याद होगा कि मनमोहन सिंह के जमाने में एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुआ था और उसके बाद से कुछ देश में कुछ आगे बढ़ा भी नहीं और पिछले 10 से 11 साल में मोदी सरकार में भी
कई ऐसी बाधाएं आई जिससे कुछ आगे बढ़ नहीं पाया। तो अभी कुछ दिन पहले मैं याद कराना चाहूंगा, स्काई रूट करके एक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस की दुनिया में एक अपना प्राइवेट सेक्टर एक काम कर रहा है, जिसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर वो आमूल चूल परिवर्तन करना होगा तो हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इस लाइन में, इस क्षेत्र में उसको एंट्री देनी होगी। तो ये बिल वही काम कर रहा है। इंडिया का टारगेट है कि 2032 तक हमें 2200 मेगावाट हमें प्रोड्यूस करना है न्यूक्लियर एनर्जी, और बाय 2047 जो विकसित भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें 100 गीगावाट का हमारा प्रोडक्शन का टारगेट है। तो इन सबको करने के लिए शांति बिल नाम है, जो बिल की बात जिक्र कर रहे हैं उस बिल का नाम है शांति बिल। और इससे प्राइवेट प्लेयर्स जो होंगे वो छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स बना करके बिजली का सप्लाई कर पाएंगे। और मैं इतना खुश होकर आपसे जब बात कर रहा हूं तो आपको बता दूं और देश को बता दूं कि जो 17 नए प्लांट, जो सिविल प्लांट, जो छोटे प्लांट्स जो बन रहे हैं, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन होगा। और उन 17 में से 3 बिहार में है, जहां से मैं आपसे जुड़ा हूं। और इस 3 जो बिहार में बन रहा है सर, उसमें से एक रजौली में बन रहा है, जो मेरा गृह क्षेत्र है, नवादा मेरा गृह क्षेत्र है, उसी का एक सेगमेंट, असेंबली सेगमेंट है रजौली, जो जहां पे ये न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है। तो हम बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि हम इस क्षेत्र में अब आगे कदम बढ़ाएं। और ये जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की जो बात है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, उन सब से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत देश को विकसित करने वाला कदम है। और मुझे लगता है कि ये इस क्षेत्र में बढ़ावा देने पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, बिजली भी बनेगी, और देश में समग्र विकास का ये बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। और अविनाश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एटॉमिक एनर्जी बिल न केवल ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का रास्ता खोल रहा है, बल्कि ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रगति के लिए भी बेहद बड़ा कदम यहाँ पर माना जा रहा है। और जिस तरीके से पूरे देश भर की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, आज अगर ये बिल पारित होता है तो उसके बाद काफी ज्यादा प्रगति की राह पर भारत जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं आपको बस ये करेक्ट करूंगा, अगर नहीं पास होगा, हाँ, मतलब ये तो होना ही है, बिल्कुल जी। क्योंकि हम मेजोरिटी में हैं। और जब मैं हम बोलता हूं तो देश के प्रधानमंत्री मेजोरिटी में है, और मेरे समझ से उनका ये बड़ा पेट प्रोजेक्ट है। वो इस प्रोजेक्ट को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के ही क्षेत्र में ये आता है, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस प्रधानमंत्री पीएमओ के अंडर में आता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री का पेट प्रोजेक्ट है। और मेरे समझ से एक विकसित देश का जो मापदंड होता है, वो न्यूक्लियर एनर्जी वो देश कितना प्रोड्यूस कर रहा है अपने बिजली खपत के लिए, उससे भी जांचा जाता है। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत ही बड़ा कदम है। चलिए अविनाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सरकार एटॉमिक एनर्जी बिल आज सदन में पेश करेगी। निजी कंपनियों को परमाणु क्षेत्र में काम करने का इससे मौका मिलेगा। और संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। उधर राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार पटेल की आज 75वीं पुण्यतिथि है। और सरदार पटेल स्मृति दिवस के मौके पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित भाजपा नेताओं ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर मेरा सादर नमन। उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अखंड और सशक्त भारतवर्ष के निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, मजबूत भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ। सरदार साहब ने खंड खंड में बटे आज़ाद भारत को तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एकीकृत कर मजबूत राष्ट्र को सुदृढ़ रूप दिया। तो इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के सिडनी में गोलीबारी हुई और आपको बता दें कि अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है। सिडनी के बोंडी बीच तट पर हनुका समारोह का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान शाम को 2 हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले बाप और बेटे हैं। पुलिस ने 50 साल के पिता साजिद अकरम को मौके पर ही गोली मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि 24 साल का बेटा नवीद अकरम अस्पताल में गंभीर लेकिन स्थिर हालत में है। तो सिडनी अटैक का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियां इसको लेकर भी काफ़ी गंभीर हैं। अहम बात यह है कि हमले में शामिल पिता पुत्र की पहचान पाकिस्तानी मूल के रूप में हुई है। सिडनी में हमला करने वाला नवीद अकरम रिटायर्ड पाकिस्तानी सेना के जनरल सादिक अकरम का बेटा है। वो कुछ महीने पहले आईएस में शामिल हुआ था। नवीद अकरम का परिवार अभी इस्लामाबाद में रहता है।
तो सिडनी में बाप बेटे ने मिलकर यह हमला किया था। बता दें कि दोनों ने मिलकर ये गोलीबारी की थी। तो वहीं अब सिडनी हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही हमलावर पाकिस्तानी मूल के हैं। रिटायर्ड पाक सेना के जनरल सादिक अकरम का बेटा इनमें से एक बताया जा रहा है। खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए एसके मिश्रा जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिश्रा जी, सिडनी में ये जो गोलीबारी हुई है इसका पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। कई पहलुओं पर जांच पड़ताल भी जारी है और बताया जा रहा है कि ये जो दो हमलावर थे ये पाकिस्तानी मूल के थे। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ये दोनों बाप बेटे ही थे और जैसे नवीद अकरम और साजिद अकरम, जो 50 वर्षीय वो था वो 24 वर्षीय। इसका कारण एक चीज है कि जो है इस्लामिक कट्टरता है वो बहुत व्याप्त है और इसका अंत तभी हो सकता है जब सामूहिक रूप से इसका निदान किया जाए। एक चीज और सबसे बड़ी है कि जब अभी उस समय ये करते हैं जिस समय यहूदियों का पर्व हनुका मनाया जा रहा था और ये इन्होंने बड़े मतलब सब सबक सिखाना, सबको एक निंदा करने से बात नहीं। अब दुनिया के देश निंदा कर रहे हैं, निंदा करने से कोई बात नहीं है। अब सामूहिक रूप से मिलकर सबक सिखाना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी है खुफिया जानकारी और निगरानी साझा की जाए। दुनिया के देश सबसे एक देश की घटना हुई तो वहीं तक सीमित हो गया, दुनिया के देशों ने निंदा कर दी, इससे बात नहीं बनने वाली। अब दुनिया के देशों को एकत्रित होना पड़ेगा और खुफिया जानकारी भी एक दूसरे के साथ साझा करनी होगी और 24/7 मतलब लगातार 24 घंटे इसके अलावा पूरे सप्ताह भी इसमें काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना होगा। यदि गुटबाजी तो होती है, दुनिया में गुटबाजी है, लेकिन सबके इस मामले में सबको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना होगा और कड़े कानून और नीतियां भी लागू करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कानून ढील हो जाती है और उनको आखिर छूट मिल जाती है जात के नाम पे, एरिया के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। और ये सांप्रदायिक हिंसा, ये सबसे बड़ी कट्टरता है। दो चीजें हैं, एक अल्लाह का इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम। जो अल्लाह का इस्लाम है वो तो चलो एक सीमित दायरे तक है, लेकिन जो मुल्ला का इस्लाम है बहुत ज्यादा कट्टरपंथी, बदले की भावना रख रहा है और उसको ये लगता है कि आपको जन्नत तभी मिलेगी जब आप इस तरह की कार्यवाही करेंगे, लोगों की हिंसा करेंगे। हिंसा उनके खून में है, रगों में है। तो इसके लिए हमें सामूहिक सहयोग की जरूरी है और इसके साथ ही हमें एक जो है रणनीतिक पहल बनानी होगी। सबको सामूहिक रूप से मिलकर इकट्ठा काम करना होगा और वैचारिक कट्टरपंथी रोकने के लिए काउंटर नैरेटिव भी हमें खड़ा करना होगा। त्वरित प्रक्रिया और आपदा प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। हमें तुरंत कार्यवाही, क्या होता है जब 2-4 दिन ठहर जाते हैं वो मामला ढीला हो जाता है। यदि इस पर तुरंत कार्यवाही की जाए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब उनको ये पता लगेगा और ये तुरंत ही कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि जब घटनाएं घटित हो जाती हैं व्यवहारिक रूप से है, मान लीजिए किसी के कोई घटना, तुरंत आप एक्शन का जो है ना रिएक्शन देते हैं तब तो सही होता है, और लेकिन वो धीरे धीरे मामला ढीला हो जाता है, वो बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। इसलिए ठीक है, विचार भी मिले, अवसर भी दे जाए और विश्वास भी जीता जाए। ये नहीं कि एकदम घटनाएं घटित हुई तो उसकी प्रक्रिया दे, लेकिन ये जरूरी है कि इस तरह के कट्टरपंथी अवसरों को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है, सहयोग जरूरी है और इसके साथ साथ जो इनको आर्थिक सहायता देते हैं वो उनको भी अंकुश जरूरी है। इसके लिए सामूहिक रूप से कार्यवाही करनी होगी। दुनिया की सारी गुप्तचर एजेंसियां एक दूसरे के साथ सपोर्ट करें। ये नहीं कि एक के साथ घटना कर रहा है तो दूसरे के मजे ले रहा है और इसके बाद क्या होता है, सब धीरे धीरे इसी उसमें घिरते चले जाने घेरे में। इस परिधि से बचने के लिए हमें जरूरी है कि इस्लामिक कट्टरता को रोकना होगा, क्योंकि कट्टरता वहीं पनपती है जहां आर्थिक समस्याएं हैं, विचारधारा उनकी बड़ी सीमित है, वो बाहर सोच नहीं पाते हैं। इस तरह जो जन्मजात उनको दी जाती है, और खास करके जो मदरसे वगैरह जैसे उनमें जो क्लासेस में इनको पढ़ाया जाता है, वो भले वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लें, भले ब्रिटेन में पढ़ लें, इसके बावजूद वो उनके मानसिकता में, उनकी सोच में, उनके विचारों में, उनके जहन में हमेशा रहता है। बिल्कुल। और मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अब कड़े कदम उठाने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके की गतिविधियाँ जो हैं वो अमूमन कई जगहों पर हम देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर धर्म को या किसी उस चीज़ को टारगेट करके यहाँ पर किया जा रहा हो। इसका खामियाजा जो है वो हर कोई भुगतता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये दोनों बाप बेटे यहाँ पर गोलीबारी करते हुए नजर आए हैं, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब एकजुटता की ज़रूरत है और इस तरीके के कृत्य के खिलाफ
खिलाफ सबको एकजुट होकर ही बात रखनी होगी। अलग अलग तरीके से बात रखने से कुछ नहीं होने वाला। जी, यही मेरे कहने का मतलब है कि यदि इस तरह की जो चाहे वो भारत में हो रही हो, चाहे वो सिडनी में हो, चाहे वो अमेरिका में हो रही, चाहे वो कनाडा में हो रही, कहीं जो दुनिया के किन्हीं देशों में घटनाएं घटे। अब यहूदियों का जो मतलब यहूदी भी तो खतरनाक है, यदि आएंगे वो अपने आप पे उतर आएंगे तो इनका एक है, हमें लगता है कि कांटे से कांटा निकालने की भी जरूरत है और उन लोगों को सपोर्ट भी करें। जो गलत है वो हमेशा गलत है, इसको नहीं कि चाहे वो, मैं ये नहीं कहता कि लेकिन ज्यादातर इसमें पाकिस्तान क्योंकि इस समय भुखमरी के कगार पे खड़ा है और वहाँ की मतलब जो है अफरा तफरी का माहौल है, तो लोगों की मानसिकता वो बनी मरने मारने को उतर आई। उनकी में हमें वैचारिक सोच भी बदलने की जरूरत है। सिर्फ हम ये नहीं कि उन्हें मारे ही, उनकी वैचारिक विचार भी बदलने की, जो जन्मजात उनको पैदा किए गए इस तरह के विषाणु, उन विषाणुओं को भी खत्म करने को, उसका उपचार भी निदान भी समय पर किया जाना चाहिए। और हर देश के, दुनिया के जितने भी देश हैं जिनकी भी इतनी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको बहुत कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। वो एजेंसी केंद्र बनाने की जरूरत है। एक दूसरे से मेल मिलाप रहे, चाहे स्टेट स्तर पर हो, चाहे सेंट्रल स्तर पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, ये सबको सामूहिक रूप से कार्यवाही करना होगा, तब इस पे अंकुश लगेगा और सतर्कता ही इसका जो है सही इलाज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मिश्रा जी, आपकी सतर्कता भी बेहद ज़रूरी है, जागरूकता भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। पर इस तरीके की जो कट्टरवाद सोच है, क्या आपको लगता है कि उसमें किसी तरह का परिवर्तन यहाँ पर आ सकता है? क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई, तमाम तरीके के कदम भी यहाँ पर उठाए गए हैं, लेकिन जो कट्टरवाद इस तरीके की जो मैं तो कहूँगा कि आतंकी गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं, उनकी अंदर इस कदर भर दिया जाता है इस तरीके का कट्टरवाद कि उन्हें सही गलत का फ़र्क तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उन्हें सिर्फ मारने से मतलब है। और यही वजह है कि इस तरीके के किसी खास कार्यक्रम में ये लोग बंदूकें लेकर पहुंच जाते हैं और इस तरीके की गोलीबारी को अंजाम दे देते हैं। ये मानसिक प्रक्रिया इस तरह से बदली जाती है। जब कोई आत्महत्या करता है तो उसको इतना तैयार कर दिया जाता है, खुद ही इतना तैयार हो जाता है। तो उसी तरह से ये, अब देखिए कभी आपसे पूछा जाए कोई बम लेके आत्महत्या जो आत्महत्या करेगा, खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मारेगा, तो ये कैसे हो सकता है? ये एक यक्ष प्रश्न पूछा जाता तो शायद उस समय भी बड़ा कठिन होता, कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन क्या है, उनको इस तरह का लालच दिया जाता है, इस तरह की सोच बदली जाती है, उस तरह के विचार दी जाती है, उस तरह के संकल्प पैदा कर दिए जाते हैं कि नहीं इससे जन्नत मिलेगी, ये तुम्हारे पैदाइशी दुश्मन हैं, तुम्हें इसका बदला लेना है, वहां जाओगे तो हूर की परी मिलेगी। इस तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं। तो आदमी जो सारे खेल तो सोच का ही है, विचारों का ही है, संकल्प का ही तो है। तो वो विचार बदले जाते हैं, विचारों को भी बदलने की जरूरत है कि वो दुनिया नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। समय के साथ आपको भी आगे बढ़ना होगा। इस तरह की सोच रखने से कुछ काम नहीं बनने वाला। और जो इस तरह के क्षेत्र है, खास करके जो संस्थाएं हैं, उन पर बेहद जरूरी है अंकुश लगाना, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में है या दुनिया के किसी क्षेत्र में हो, कि जो इस तरह की गतिविधियां पैदा करने वाले को लोग हैं या क्षेत्र है या संस्थान है, उन पर जरूर अंकुश लगाया जाए। वो लगाएंगे तो इनकी फसल भी जो ये पैदा हो रही है, इसको रोका जा सकता है। चलिए मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सिडनी का हमलावर पाकिस्तानी आर्मी जनरल बताया जा रहा है, रिटायर्ड पाक सेना के जनरल सादिक अकरम का बेटा है और सिडनी में बाप बेटे ने मिलकर यह आतंकी हमला किया था। अब इसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है। आतंकी हमले में अब तक 16 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस साल बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। ऐसे में अब इस आतंकी हमले को लेकर आज NIA चार्जशीट दाखिल करेगी। अधिकारियों के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने किया था। NIA के अभी तक की जांच में सामने आया है कि 3 आतंकवादी सीधे तौर पर इस हमले में शामिल थे। ये तीनों आतंकी बाद में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। एजेंसी आज जम्मू की NIA विशेष अदालत में चार्जशीट पेश करेगी। वहीं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। नवीन की उम्र 45 साल है। वो 2010 से बांकीपुर सीट से विधायक हैं। वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजेपी ने साल 2020 में JP नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, तब से वो एक्सटेंशन पर थे। तो नड्डा अभी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि नितिन नवीन ने मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर अलग पहचान बनाई है। वो युवा
और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है। बिहार में वो कई कार्यकालों तक विधायक और मंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की बधाई। फिलहाल नितिन नवीन को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। भविष्य में नितिन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति होंगे। उधर दिल्ली में आज बेहद घना कोहरा छाया हुआ नजर आया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और घना कोहरा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली में कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। चंद कदमों की दूरी पर खड़े लोग और गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में धुंध में सब कुछ कहीं गायब हो गया है। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिगो समेत अन्य एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। मौसम विभाग ने दिल्ली में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। IMD की माने तो दिल्ली में अगले 3 घंटों में और घना कोहरा छाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को संभल कर गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में सुबह 6 बजे ITO अक्षरधाम पूसा रोड द्वारका में स्थिति ये थी कि बगल में खड़ी कार तक नजर नहीं आ रही थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो 17 दिसंबर के पहले राहत मिलने की संभावना नहीं है। 17 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बन रही है। तब दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि इससे बारिश होगी या नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।